देखिए, कांग्रेस पार्टी का कंडीशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन है। जब वो चुनाव तेलंगाना में जीतते हैं, जब वो चुनाव हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका में जीतते हैं, तब चुनाव आयोग और ईवीएम ठीक होता है। जब केस जीतते तब सुप्रीम कोर्ट ठीक होता है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में अविश्वास, ईवीएम पे अविश्वास। तो आज ईवीएम तो केवल एक बहाना है। परिवार को 2024 में मिलने वाली हार से बचाना है। इसलिए जयराम रमेश का ये रोना और गाना है। केवल इस रूप से इसको देखा जा सकता है। दूसरी तरफ इंडिया जो प्रक्रिया है उस पर जिस तरीके से अशोक गहलोत का बयान आया है कि सारी बातों पे पहले तो इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जब बड़ा कुछ होता है तो उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, बड़ा कुछ बनता है तो। और अगर हम कांग्रेस ने जिस तरीके से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और अब ये अलायंस अगर आएगा आगे बेटर काम करेगा तो हम निश्चित तौर पर सक्सीड होंगे और बीजेपी को नेक्स्ट टाइम जो है हमारी गवर्नमेंट होगी, बीजेपी की नहीं। ये जो कंफर्मेशन और ये जो कॉन्फिडेंस वो शो कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गहलोत जी तो सबसे पहले खड़गे जी से बात कर ले। कल खड़गे जी कह रहे थे कि सभी सीटों पर लड़ने का कांग्रेस का प्लान है। आज अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात जो है वो समय लग रहा है परंतु हो जाएगी। तो इसी प्रकार के कंफ्यूजन के चलते आज 4 मीटिंग होने के बाद भी इंडी गठबंधन ना लोगों को तय कर पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है तय कर पाया है, ना नीति तय कर पाया है, ना नेतृत्व तय कर पाया है। क्योंकि इनके पास मिशन और विजन नहीं है। ये केवल अपने अपने पोजीशन और एम्बिशन और करप्शन के लिए और इसी को साधने के लिए एक साथ आए हैं। आज सवाल ये बनता है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली में ना लड़े, पंजाब में ना लड़े, बंगाल में ना लड़े, केरला में ना लड़े, उत्तर प्रदेश में ना लड़े, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सब जगह लड़ेंगे। तो कांग्रेस घटाओ और कांग्रेस हटाओ और कांग्रेस बढ़ाओ, इसी में फंसा हुआ है इंडी गठबंधन। दूसरी तरफ कंसर्न है, चिंता जाहिर कर रहे हैं, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके का बयान दिया वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हेल्प करने वाला है। बीजेपी की तैयारी भी काफी मजबूत है, इनको काम और जल्दी करने की जरूरत है, इस तरीके की चिंता जाहिर कर रहे हैं। ये चिंताएं और तब प्रबल हो गई है जब से नीतीश बाबू को कन्वीनर नहीं बनाया है। तो ये जो चिंताएं लगातार जेडीयू की बढ़ती जा रही है गठबंधन को लेकर, देखिए साल नया आ चुका है परंतु कलेश वही पुराने हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को चिंता है कि कांग्रेस जो है वो भाजपा के साथ मिली हुई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को चिंता है कि कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव सेना को चिंता है कि कांग्रेस पार्टी तो जीरो से स्टार्ट करेगी। केरल में कम्युनिस्ट को चिंता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सांप्रदायिक है, वो एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं। और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को चिंता है कि कांग्रेस पार्टी को तो खत्म करके हम आए हैं, कैसे इनको सीटें दे दें। तो दरअसल ये विरोधाभास से भरा हुआ एक गठबंधन है। इसीलिए आज इतने महीनों के बाद भी वो अपना एजेंडा या झंडा तय नहीं कर पाए हैं और हर रोज एक नया स्टेटमेंट, एक नया जख्म, एक नया कलेश निकलकर सामने आता है। यही इंडी गठबंधन है। ये अभी तक लोगों भी तय नहीं कर पाए हैं। अब लोगों के लिए क्या करना है, नेता कौन है, ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं। और जब से नीतीश जी का नाम कन्वीनर के रूप में नहीं आया है, तब से कभी वो खड़गे फड़गे कह रहे हैं, कभी नीतीश जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी पर दोष डालने लगी है। और वहीं दीक्षित का कहना है कि हमने बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट हमारा है, नेशनल अपनी लीडरशिप को बताया है, लेकिन ये सारी चीजें बाद में डिसाइड होगी। अगर अलायंस होता है, अगर सब कुछ सही होता है तो सभी जगहों पर सीट शेयरिंग पर बात होगी। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, ऑल स्टेट पे। तो अभी भी उनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि दे आर वेरी क्लोज और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति अभी भी नजर आ रही है। देखिए, जिस प्रकार का कंफ्यूजन दिखाई देता है इंडी गठबंधन में, आज वे लोग मिलकर सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है कि हम लोग जो है किसी एक स्टेट का नहीं, सभी स्टेटों की बात करेंगे। कोई बोल रहा है कि एक ही स्टेट की बात होगी। तो इस प्रकार का जो कंफ्यूजन है वो इसलिए है क्योंकि ये फोटो ऑप में तो हाथ से हाथ मिलाते हैं परंतु दिल से दिल नहीं मिल पाते। और कुछ ही दिन पहले भगवंत मान कह रहे थे एक थी कांग्रेस, उसके बाद पवन खेड़ा कह रहे हैं एक था जोकर। ये जोकर वो भगवंत मान को बुला रहे थे। ये दोनों मिलकर एक महीने बाद कहेंगे एक था इंडी गठबंधन, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस को समाप्त करते हुए हुआ है, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। अब जिनको इन्होंने समाप्त किया है, क्या वो उनको टिकट दे पाएंगे? एक ही बात है
आप चाहे सैम पित्रोदा की बात सुन लो या कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स की बात कर लो, दिग्विजय सिंह जी की सुन लो, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है और वह केवल एक स्केपगोट ढूंढ रहे हैं, किसके सिर पे ये टीकरा फोड़े, यही केवल उनकी उद्देश्य है। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल स्पष्ट कई बार इनके जवाब दे दिए, मीटिंग्स कर दिए, फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, कोर्ट में फैसला आ गया, उसके बाद इस तरह की बात करनी एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन है या अपनी हार की स्वीकारोक्ति है। दूसरी तरफ इंडिया लोग कह रहे हैं कि जब कुछ बड़ा होता है, जब काफी सारी चीजें होती है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, वो मान रहे हैं कि ये इनिशिएटिव कांग्रेस का है और ये जो प्रोसेस है ऑनगोइंग है, हमें आगे बढ़ना है। और अगर हम जीत जाते हैं, मतलब एक कॉन्फिडेंस भी वो शो कर रहे हैं कि हम जीत जाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि प्रधानमंत्री जो है अब नेक्स्ट टाइम पीएम मोदी नहीं होंगे। ये कॉन्फिडेंस वो राजस्थान के इलेक्शन के पहले भी अशोक गहलोत साहब दिखा रहे थे। क्या हाल हुआ, क्या बुरी तरह से वो हारे हैं, और अब हारने के बाद जो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, वह पूरी तरह से राजस्थान में हार चुके हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज करनी थी तो पहले करते अपने साथियों के साथ। तो आपस की अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की उनको किसी को भी आगे आने नहीं देना चाहती। कांग्रेस केवल एक परिवार को आगे लेके चलना चाहती है और सारा इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के ऊपर ही फोकस करके आगे बढ़ रहा है। या तो हम प्रधानमंत्री बन जाए खुद, अपने एक परिवार के लोग, एक व्यक्ति, या फिर हम भ्रष्टाचार के केस से कैसे निकल के आए। यही एक तरीका है जो कि उनको आपस में रोक बांधने की कोशिश कर रहा है और केवल मोदी जी को कैसे हटाएं और इतनी अनर्गल बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ केसी तेज होना चाहिए, कन्वीनर का अभी तक नहीं हो पाया, काफी सारी चीजें हैं। उसके अलावा आपस में भी मतभेद दिख रहा है। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर भी नाराजगी जाहिर की है कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है। बीजेपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिपेयर है, तो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए, ये तो स्पष्ट ही है ना कि केवल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कैसे हो जब आप स्वार्थ से ऊपर उठ के, अपोजिशन जो लीडर्स हैं काम ही नहीं करेंगे, देश के हित में काम नहीं करेंगे, कोई आइडियोलॉजी के साथ काम नहीं करेंगे, कोई विजन के साथ काम नहीं करेंगे, तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एस्पिरेशनल भारत है, आम जनता चाहती है कि भारत मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हो, विकसित भारत बने, विश्व में भारत की अलग पहचान हो, आर्थिक विकास की तरफ तेजी से मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है उसमें अपोजिशन भी अपना योगदान करे। तो यह एजेंडा उनके पास नहीं है। तो यह केवल यह होना चाहिए, यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे नेता भ्रष्टाचार के केस में ना फंसे और मेरा नेता प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे कैसे आए, यही एक एजेंडा है। सर, एक और बयान है, इसमें एक बयान दिया है राम मंदिर को लेकर। उनका कहना है कि राम मंदिर की जो मंदिर की ओर जाना, यानी गुलामी की मानसिकता की ओर बढ़ावा देना, उनका ये कहना है। उनका ये कहना है कि क्या मंदिर एजुकेशन देगा, क्या मंदिर से आपकी अगर हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व होगा। उन्होंने सावित्रीबाई फुले का भी बयान है कि जो एजुकेशन है वो प्रकाशवान करता है, और ये जो उनका खुद का ये स्टेटमेंट है कि अगर मंदिर की तरफ जाते हैं तो ये गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा देना है। देखिए, 500 साल के संघर्ष के बाद ये भव्य राम मंदिर हम सबको मिल रहा है। इसके लिए कितने लाखों बलिदान कार्यकर्ताओं ने, कार सेवकों ने, राम सेवकों ने किए हैं। पार्टी ने भी बहुत संघर्ष किया है इसके लिए। उसके बाद, यह संघर्ष के बाद इतना भव्य राम मंदिर हम सबको मिल रहा है। गुलामी की मानसिकता थी जो हमने राम मंदिर के बगैर इतने साल, 75 से ऊपर साल बिता दिए। स्वतंत्रता के बाद भी हजारों साल की गुलामी की मानसिकता से ये जकड़े हुए लोग हैं और इनको केवल देश को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंदर काम करना है। आज स्वाभिमान के बगैर क्या कोई राष्ट्र खड़ा हो सकता है? जो ऐतिहासिक पुरुष, 85% हमारी देश की जनसंख्या हिंदू है, उसके स्वाभिमान को कुचलने का काम जो ये लोग करते थे, उसके साथ कोई
राष्ट्र खड़ा हो सकता है। आज स्वाभिमानी राष्ट्र फिर से खड़ा हो गया है। राम एक स्वाभिमान के प्रतीक थे, एक गुड गवर्नेंस के प्रतीक थे, एक भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण के प्रतीक थे, भारत के गौरव के प्रतीक है। आज इंडोनेशिया चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, राम ऐसे ऐसे देशों में भी पूजे जा रहे हैं जो कि धर्म के हिसाब से हमारी संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है। वो लोग भी उनकी आदर्श जीवन को, उनके राज्य की प्रक्रिया को आदर्श मान के उनको पूज्य मानते हैं, और ये अपने ही देश के लोग ऐसे अनर्गल बयान करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन ये उनके लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहा है और होगा। मेरी तो भगवान राम से यही प्रार्थना है कि इनको